हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 को, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी ऐसी जगह देखी होंगी जहाँ पर औजार बनाने के लिए लोहे को गर्म करा जाता है और उसे पीटा जाता है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में, लोहे के औजार और खेती। ठीक है, अब लोहे के औजार किस तरीके से विकसित हुए और उससे खेती में क्या परिवर्तन आया। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली थी, महापाषाण कब्रों के बारे में, जहाँ से हमें कई चीज़ें कब्रों के साथ साथ मिली थी। ठीक है, जिसमें क्या था, लोहा भी शामिल था। ठीक, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हालों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि जहाँ देखिए उस वक्त भी बताया था, इससे पहले वाले चैप्टर जब 5th चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ मैंने ये बताया था कि पहले क्या होते थे, लकड़ी के फाल इस्तेमाल किए जाते थे जुताई के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया, लोहे के फाल इस्तेमाल करे जाने लगे। अब मिट्टी जितनी अंदर तक जोती जाएगी, उसे उसका खुदान होगा, तो क्या हो जाएगी, कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। और कृषि का इसी तरीके से क्या हुआ, कृषि उत्पादन में विकास हो गया। ठीक है, अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे सिंचाई। चलिए, अब औजार तो बन गए, ठीक है ना। अब इसके लिए अन्य कदम क्या था, सिंचाई। सिंचाई भी अपने आप में क्या हो जाता है, कृषि में फसल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसमें वृद्धि करने के लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, किसके लिए, कृषि के लिए। ठीक है, अगर पानी ही नहीं होगा तो क्या होगा, फसल तैयार हो ही नहीं पाएगी। ठीक, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों से में सही वाक्य भरो। तो ये कुछ वाक्य दे रखे हैं, यहाँ हमें खाली स्थान है, उनमें क्या करना है, भरना है। तो पहला क्या है, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो अब इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला तो है, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते हैं। अब किसानों से कर लेते हैं तो क्या होगा, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरे में वो आ जाएगा। ठीक है, यह सिंचाई से ही संभव है। अब ये क्या होगा, उत्पादन किससे बढ़ सकेगा, सिंचाई से ही बढ़ सकेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, राजा क्या क्या सोचेंगे, राजा ये सोचेंगे, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक, राजाओं द्वारा सिंचाई की योजना बनाई गई और धन भी खर्च किया गया। ठीक, अब क्या हुआ, छठे नंबर पे आएगा, लोगों द्वारा फिर क्या करा जाएगा, परिश्रम किया जाएगा ना। अगर सिंचाई की योजना बन जाएगी और व्यवस्था हो जाएगी, पानी की, जल की व्यवस्था हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, क्योंकि कर देना है किसानों को, है ना। अगला, कृषि उत्पादन क्या हुआ, परिश्रम होगा तो कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, और कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगला जो लास्ट में होगा वो क्या हो जाएगा, इससे क्या हुआ, राजस्व भी बढ़ा और किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता क्या हो गई थी, घट गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन रहते थे,
इस उपमहाद्वीपों के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, केडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो इस तरीके से 3 तरीके के लोग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, केडेसियार और अधिमाई कहलाते थे, जो भूमिहीन मजदूर थे। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रधान क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? ये आपको याद रखना है। ठीक, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। कौन? जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, वो दासों और मजदूरों से काम तो कराते ही थे, और राजा भी इन्हीं लोगों को चुन लेते थे कर वसूलने के लिए। ठीक है, और ये साथ ही साथ न्यायाधीश का काम भी करते थे और पुलिस का काम भी करते थे, जो बड़े भूस्वामी होते थे। ठीक है, आगे है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो स्वतंत्र कृषकों को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं कौन कौन सी है? ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, तमिल में जो प्राचीनतम रचनाएं हुई हैं उन्हें क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया है। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। ठीक है, तो तमिल रचनाएं कहाँ पर हुई हैं? ये सब की सब संगम काल में हुई है, और जिन्हें संगम साहित्य की रचनाएं भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। ठीक है, आम लोग एक दूसरे से क्या करते होंगे? विचारों का आदान प्रदान करते होंगे। कहावतें एक तरीके से जो होती थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने क्या करा? इनका संकलन कर लिया, रचा होगा, लिखा होगा। ठीक है, यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। हर बार की तरह मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एनसीईआरटी ही क्या बेसिक्स तैयार करती है, जो कि कहानी के रूप में यहाँ पर दी गई है, और कहानियों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचों की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की।
एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्टर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारियों को कभी कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो सोचिए, एक सिक्के से वो 1000 सिक्कों तक किस तरीके से बदला और किस तरीके से वो धनी हो गया। ये आम बोलचाल में जो जातक कथाएं होती थी, जो एक दूसरे को बताई जाती थी, उसी का एक अंश यहाँ पर ये कहानी के रूप में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक तरीके से चतुर जैसा व्यक्ति वहाँ पर बताया गया है उस कहानी में। ठीक है, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दिल्ली में मिला वलयकूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न था। ठीक है, निकासी व्यवस्था के लिए यहाँ पर वलयकूप बनाया गया है, ये वाला। ठीक है, नीचे और यहाँ पर देख लेते हैं आप, साइड पे जो दिया हुआ है नीचे, सांची की मूर्तिकला। अब सांची की मूर्तिकला को देखेंगे अभी। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला है। तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत बार प्रश्न बनता है आपका एग्जाम में। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अब देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी यहाँ पर करी गई है। ये देखिए सांची के स्तूप में किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, प्राय वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक, जहाँ पर वो लोग क्या करते होंगे, पानी की निकासी वगैरह के लिए इसको काम में प्रयोग में लेके आते थे। ठीक है, या नाले या कूड़ेदान के लिए। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्परों से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7-105 में भरूच दूनो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है एक नाविक ने, इसको देख लेते हैं। बेरीगादा भरूच का यूनानी नाम की एक कहानी है। ठीक है, बेरीगादा की एक कहानी है। यहाँ पर देखिए, बेरीगादा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभव स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगादा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। ठीक है, तो आयात जो किया जाता था वो ये सब कुछ था बेरीगाजा में, और जो निर्यात किया जाता था, मतलब यहाँ से जो लिया जाता था बेरीगाजा से, वो ये सब था। ठीक है, और जो यहाँ निर्यात किया जाता था वो ये वाली सारी चीज़ें थी। ठीक, और साथ ही साथ जो व्यापारी थे विशेष उपहार भी लाते थे यहाँ के लिए, तो वो क्या थे? ये थे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सिक्के, सिक्के से पहले यहाँ पर एक पॉइंट बॉक्स में दिया गया है, आहत सिक्कों को पढ़ लेते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था।
बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए गए थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। कि इसमें क्या करते थे, ठप्पा मारते थे और इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए थे। ठीक है, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे, यही आहत सिक्के। ठीक है, अब सिक्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो चांदी या तांबे के सिक्कों पर क्या करते थे, विभिन्न आकृतियां ये लोग बनाते थे और उसमें आहत करते थे। ठीक है, ठप्पा जैसा मारा जाता था। तो ये हैं आहत सिक्के। ठीक है, और ये आकृतियां बनी हुई है, देख लीजिए। और ये आज के सिक्कों से क्या है, बहुत ज़्यादा भिन्न है। ठीक है, विनिमय के अन्य साधन कौन कौन से थे, ये भी देख लीजिए। विनिमय के संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। अब यहाँ पर एक कविता है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए, लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए शहरों से नमक के सौदागरों के, यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा क्या होता था, उत्पादन होता था। ये क्या थे, विनिमय के अन्य साधन थे। ठीक है, कि इसके बदले वो और कुछ भी लेते होंगे जो नमक होता होगा। ठीक है, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र जो नगर होते थे। ठीक है, ये अलग अन्य जो गतिविधियां होती होंगी उन नगरों में, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। ठीक है, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा क्या था, बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र आज भी है मथुरा। ठीक है, आज भी मथुरा कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान या उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे संक्षिप्त अभिलेख मिले हुए हैं जहाँ पर राजाओं के द्वारा क्या करा गया है, उन जगह मंदिरों या मठों पर क्या करे गए हैं, दान दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार, उससे पहले यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW, ये एक कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो ये क्या थे, चमकीले पात्र थे जो उत्तर की साइड में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, कपड़ों का उत्पादन क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था, जहाँ पर उत्तर में क्या वाराणसी और दक्षिण में मदुरै
इसके क्या थे, प्रसिद्ध केंद्र थे, किसके, कपड़ों के लिए। ठीक है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, श्रेणी कहा जाता था संघों को। शिल्पकारों के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, याद रखना है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं सूत काटने और बुनने के नियम। सूत काटने और बुनने के नियम क्या क्या हैं उससे देख लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन बताए गए थे और उनका अन्य नाम क्या था। ठीक है, इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था और जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो सूत काटने और बुनने के इतने खतरनाक नियम थे, तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती होगी। ठीक है, अगर ऐसे नियम हो तो। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ठीक है, अरिकामेडु से एम्फोरा जैसे क्या मिले हैं, पात्र मिले हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के क्या थे, पात्र थे। ठीक है, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा, इस तरीके से कुछ होगा ये पात्र। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा और दोनों तरफ से क्या लगे होंगे, यहाँ पर से हत्थे लगे हुए थे इसमें। ठीक है, एम्फोरा नाम का एक पात्र था। ठीक, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, एरेटाइन भी देखने को मिलता है और क्या एम्फोरा जैसा पात्र भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। रोमन, तो इसका मतलब रोमन से क्या होता था, यहाँ पर वस्तु विनिमय किया जाता था। ठीक है, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो इन सभी चीज़ों से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस जगह से क्या होता था, आयात निर्यात भी होता होगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये तमिल भाषा में यहाँ पर लिखे गए हैं जिन्हें तमिल ब्राह्मी कहा जाता है। ठीक है, ये तमिल ब्राह्मी है जो ये लिखी गई है। ठीक, अब यहाँ पर अन्यत्र दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं अन्यत्र को। मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। ठीक है, रोम को ढूंढिएगा आप सभी। ठीक है, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था
यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ठीक है, ऑगस्टस नाम का व्यक्ति है, वो कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? रोम ईंटों का शहर था जहाँ जिसे मैंने किसका बनाया? संगमरमर का। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल एम्फी थिएटर बनवाए। ठीक है, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार भी बनवाए। यहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। देखिए, जो ऑगस्टस है, ऑगस्टस नाम के व्यक्ति ने क्या बनाया? यहाँ पर रंगमंडल एम्फी थिएटर भी बनाया। जो ऑगस्टस नाम का शासक था, उसने क्या बनाया? रंगमंडल एम्फी थिएटर। अब एम्फी थिएटर क्या होता था? चारों ओर क्या होता था? चारों तरफ दर्शक बैठते थे और बीच में एक मैदान होता होगा। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते होंगे जिससे वहाँ के दर्शकों का मनोरंजन किया जाता होगा। और अगली चीज, पानी लाने के लिए जलवाही सेतु एक्वाडक्ट भी बनाए थे। ठीक है, एक्वाडक्ट इस तरीके के। तो इन्हीं एक्वाडक्ट के जरिए क्या हुआ? शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी क्या करा जाता था? लाया जाता था। तो इस प्रकार आज का आपका ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ऐसे ही आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, और बिल्कुल भी ये सारी की सारी वीडियोस मिस नहीं करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी एनसीईआरटी के बेसिक्स क्या हो सके? क्लियर हो सके। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कहानी के रूप में एनसीईआरटी को पढ़ते चले जाएंगे तो आपकी समझ भी क्या होने लगी? बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? इन सारी वीडियोस को देखना है और अपनी बुक्स से भी क्या करना है? बुक्स, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे भी क्या करना है? पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।